Hi guys, in this video we will talk about mitochondria. Let's start about mitochondria without a further ado. Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। क्या मतलब ये पावर उस पावर हाउस उसे कहेंगे ना जहां से कुछ निकले, जैसे पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस कहते हैं कहाँ पे है, तो पावर हाउस उसे कहते हैं। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए एनर्जी सेल्स का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी, कई सारे केमिकल एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जो जरूरत होती है, कौन सी केमिकल एक्टिविटी, जो कि लाइफ के लिए जो भी केमिकल एक्टिविटी की नीडेड है, वो सब केमिकल एक्टिविटीज के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है? एटीपी के फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है, और ये एनर्जी का इस्तेमाल किसमें होता है? केमिकल एक्टिविटीज में। कौन सी केमिकल एक्टिविटीज? जो हमारे अंदर सारी होती रहती हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो भी काम होता है, जैसे ब्लड, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, या फिर हम मूव करते हैं, जो भी काम करते हैं उन सबको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम बोल रहे हैं तो इसके लिए भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। अच्छा, ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है तो किससे करता है? जो फूड हम ईट करते हैं उससे करता है। जो हम फूड ईट करते हैं वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, उससे एनर्जी को निकाली जाती। अच्छा, अगर हम पूछें रेस्पायरेशन क्या है, तो रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जैसे मान लीजिए कि हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का लिसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या एटीपी निकलती है। तो इस तरह से रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिससे कि फूड से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी निकलती है, और इस एटीपी मॉलिक्यूल्स जो निकलता है वो कई सारे केमिकल एक्टिविटीज को करने में कई सारी केमिकल एक्टिविटीज को करने में जरूरी होता है, जो कि एनर्जी का यूज हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडनोसिन ट्राई फास्फेट। एडनोसिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ट्राई मतलब 3, और फास्फेट ग्रुप, इसमें PO4 3 माइनस कितने ग्रुप हैं? 3 हैं। ठीक है, तो एडनोसिन ट्राई फास्फेट, इसमें 3 फास्फेट और 1 नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है? एनर्जी है। जैसे कि हम अपने आप को तभी अमीर समझते हैं जब हमारे अकाउंट में बैलेंस हो, उसी तरह से हमारे हाथ में नोट हो, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है। जितना एटीपी रहेगा उतना हम लोगों के पास एनर्जी रहेगी। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को जो है सेल्स की एनर्जी करेंसी कहते हैं। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। बॉडी जो है इस स्टोर एटीपी का इस्तेमाल जो है, यूज जो है, वो नए केमिकल कंपाउंड को बनाने में और कई सारे मैकेनिकल वर्क को करने में, जैसे चलने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए, इन सब के लिए, सब कुछ करने के लिए एटीपी का इस्तेमाल कर लेती। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। क्या कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। तो इसमें जो है हमें जैसा कि पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या तो स्फेरिकल शेप होगा या रॉड शेप होगा। इसमें 2 मेम्ब्रेन रहती। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोरस होती, हाईली पोरस होती। जबकि जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें काफी ज्यादा इनफोल्डिंग पाई जाती है। ये इनफोल्डिंग से क्या मदद होती है? अगर कुछ भी सेल्स के अंदर पाया जा रहा है कोई भी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर उसका कुछ ना कुछ फंक्शन करता होगा, तो ये इनफोल्डिंग इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अगर ये ऐसे राउंडेड के
केवल होता तो इसका मतलब इसका लेंथ क्या होता है, बहुत कम होता। इस वजह से इसका लेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें इनफोल्डिंग पाई जा रही, जिसकी वजह से इसका रेस्पायरेशन यानी एटीपी जनरेट करने की प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली पोरस होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में, एक्सचेंज करने में मदद करती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस पोरस होती है और अंदर से इन फोल्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टी फॉर्म करती है। इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 और F0 पार्टिकल या कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनके ऊपर यहाँ पे एटीपीएज एंजाइम होता है। एटीपीएज एंजाइम ही एटीपी एनर्जी को जनरेट करता है। तो ऐसे पूरे इसके पास क्या पाए जाते हैं, F1 F0 पार्टिकल पाए जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर एटीपी जनरेट होता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में एक की बजाय दो मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा पोरस होती है, मतलब बहुत ज्यादा छेद होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत अंदर तक फोल्डेड होती है, मुड़ी हुई रहती है। These folds create a large surface area for ATP generating chemical reaction। ये जो फोल्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ाते हैं, लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो सके। ये इस फोल्डिंग क्या करते हैं, ATP जनरेट करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फोल्डिंग की वजह से एरिया बढ़ जाता है। अगर ये राउंडेड होता तो इतने ही एरिया में हो पाता। देख रहे हैं, ये जितना इसका स्पेस जितना होगा उसमें केवल इतने में ही स्पेस हो पाता है, इतना ही एरिया हो जाता है। इतने से एरिया में ये इतना लंबा सा स्पेस है, इसीलिए इसमें खूब ज़्यादा इनफोल्डिंग पाई जाती है, जिससे कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे हमें पता है कि एटीपी केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे कि एटीपी जनरेट होगी, एटीपी निकलेगी। तो इस तरह से इसको क्या हो गया, ज़्यादा स्पेस मिल गया, ज़्यादा एरिया मिल गया, क्या करने के लिए, एटीपी जनरेट करने के लिए। नाउ mitochondria are strange organelle in the sense that they have their own DNA and राइबोसोम। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एक अजीब ऑर्गेनेली है। किस सेंस में कह रहा है कि अजीब है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। हमने देखा कि जो सेल्स होते हैं उनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, लेकिन सोचिए तो जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ऐसे ऑर्गेनेली जिनके पास अपना डीएनए हो उन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले ये अपना एक अलग से इनका एक सेल था, लेकिन ये बाद में क्या होता है कि दूसरे सेल के मतलब ये एक तरह से अपने आप में ही फ्री हैं, ये अपना काम खुद कर ले रही हैं, लेकिन ये सेल्स के अंदर पाई जा रही हैं। ये अब सेल्फ डिपेंडेंट है, कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना खुद का प्रोटीन बनाने में सक्षम होती है, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है, राइबोसोम है। Thank you guys. In next video we'll talk about plastid।